हर लड़की अपनी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड होती है और उससे कई गुना ज़्यादा अपने सुहाग रात के लिए होती है। इस रात के लिए बहुत सारे सपने सजाए रहती है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। मेरी शादी हुई आज 3 दिन हो गए थे, मगर मेरा पति मेरे कमरे में सोने की बजाय मेरी ननद के कमरे में सोता था। मैं पूछती तो कहता कि मेरी बहन को एक बीमारी है, रात होते उसको दौरे पड़ते हैं और वह अपनी जान देने की कोशिश करती है। एक रात अचानक मैं अपनी ननद के कमरे में गई तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह तो मेरी ननद। आज मेरी शादी थी और हर लड़की की तरह मेरे दिल में भी हज़ारों अरमान थे और मैं बस यही चाहती थी कि मेरा पति बहुत प्यार और मोहब्बत करने वाला हो, इज़्ज़त करने वाला हो। पार्लर में जब मैं दुल्हन बनकर तैयार हुई थी और ख़ुद को शीशे में देखा तो खुद को पहचान नहीं पाई थी। दिल से बस एक आवाज़ निकली थी कि काश मेरा पति मुझे पसंद करे और मुझे पूरी ज़िंदगी इज्जत, सम्मान और मोहब्बत के साथ रखे। पार्लर वाली ने जब मुझे तैयार कर दिया तो कहा, आज तो तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, तुम्हारा पति तुम्हें देखते ही अपने होश खो देगा, तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। और यह सुनकर मैं शर्मा गई। मैं पार्लर से अपनी सहेलियों के साथ मैरिज हॉल की तरफ जा रही थी जब गाड़ी सिग्नल पर रुकी। मैंने टाइम पास के लिए इधर उधर देखना शुरू किया। जब मैं सामने वाली कार में देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई, क्योंकि हमारे बगल में जो गाड़ी खड़ी थी उसमें एक लड़का एक लड़की बैठे हुए थे। हैरानी वाली बात यह नहीं थी कि लड़का लड़की बैठे थे, बल्कि यह थी कि वह लड़की मेरी ननद थी। मेरी ननद को तो इस वक्त मैरिज हॉल में होना चाहिए था, क्योंकि मुझे मेरी माँ ने फ़ोन करके बताया था कि बारात आ चुकी है। तो यह इस वक्त इस लड़के के साथ यहाँ क्या कर रही है, और फिर यह लड़का कौन है। मेरी ननद ने उस वक्त जीन्स शर्ट पहन रखे थे और फिर जिस तरह आराम से बैठी थी, जिससे साफ पता लग रहा था कि मेरी ननद को शादी में आने का कोई इरादा नहीं है। मैं हैरत से आंखें फाड़े उस गाड़ी की तरफ देख रही थी। तभी अचानक सिग्नल खुला। मुझे लगा शायद उसने भी मुझे देख लिया है, क्योंकि अब वह गाड़ी दूसरी तरफ मुड़ गई थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी। इसी तरह खुद से उलझती हुई मैरिज हॉल पहुंची। बारात आ चुकी थी, पूरा मैरिज हॉल भरा था, शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। सारा वक्त मैं अपनी ननद को तलाश करती रही थी, मगर वह मुझे कहीं नज़र नहीं आई थी। इसका मतलब तो यही था कि मेरी नज़रों का वह धोखा नहीं था, मैंने सच में ही उसे देखा था। जब मेरी शादी हो गई तो मैं अपने पति से कहा, आपकी बहन को तो बुलाइए, मुझे मुबारकबाद भी नहीं दी उसने। मेरा पति कहने लगा, अच्छा मैं उसे तलाश करके लाता हूँ, यहीं कहीं मेहमानों में बैठी होगी। मुझे पूरा विश्वास था कि वह नहीं मिलेगी, मगर मेरी तो हैरत की हद न रही। जो पति के साथ उसे आते देखा उस वक्त वह कोई और लड़की लग रही थी। सुंदर सा लहंगा पहने, हाथों में मैचिंग चूड़ियाँ और फुल मेकअप। ऐसा लग रहा था कि उस गाड़ी में यह थी या कोई और, लेकिन मेरे दिल में शक था। लेकिन यह सही वक्त नहीं था कि मैं अपनी तरफ से अपनी ननद से सवाल जवाब करती, इसलिए मुस्कुरा कर उससे मिलने लगी। लेकिन शक मेरे दिल में बैठ चुका था। जब विदाई होने लगी तो मेरी ननद कहने लगी, भाई आप भाभी के साथ एक गाड़ी में चले जाएं, मैं दूसरी कार में आ जाती हूँ। उससे पहले मेरी ननद दूसरी कार की तरफ बढ़ती, मेरे पति ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर इस गाड़ी में बिठा दिया और कहने लगा, तुम जानती हो ना, 2 मिनट भी मेरी नज़रों से तुम दूर नहीं हो सकती। अगर तुम मुझसे दूर हो जाती हो तो मुझे तुम्हारी चिंता होने लगती है। मेरी ननद मुस्कुराते हुए गाड़ी के अंदर बैठ गई। मैं उन बहन भाइयों की आंखों ही आंखों में होने वाली बातों को समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उन दोनों के बीच क्या चल रहा है, मगर मैं अपने कोशिश में नाकाम रही। गाड़ी घर के आगे रुकी। मेरी ननद ही मुझे बेड पर बैठाकर कहने लगी, भाई को आज की रात इस कमरे में से बाहर मत निकलने देना, वरना बहुत पछताओगी। उसकी अजीबोगरीब बात पर मैं दंग रह गई, लेकिन कुछ बोल ना सकी, बस चुप रह गई और सोचने लगी, इसका दिमाग खराब है, भला शादी की पहली रात कोई पति अपनी पत्नी को छोड़कर कहाँ जाएगा। वह मुझे अजीब से अंदाज में देखते हुए चली गई। थोड़ी देर में मेरा पति अंदर आ गया। वह बहुत जल्दी में था। उसने कमरे में आते ही अलमारी से एक डिब्बी निकाली और मुझे देकर कहने लगा, इसमें तुम्हारी मुंह दिखाई का गिफ्ट है, मैं अभी जा रहा हूँ, सुबह बात करते हैं। वह बात खत्म करके जा चुका था और मैं सदमे की हालत में बैठी रह गई। यह सब आनन फानन में हुआ था और मुझे कुछ कहने का मौका भी नहीं मिला था। मुझे अचानक ही अपनी ननद की बातें याद आई। उसने कहा था कि अपने पति को अपने पास रखना, कहीं बाहर मत जाने देना। उसका मतलब तो यही था कि उसे मालूम था कि आज की रात भी मेरा पति बाहर जाने वाला है, वह मेरे साथ रात नहीं बिताने वाला था। यह सब सवाल मेरे दिमाग में आते चले गए और यह सब सवाल मेरे दिमाग में शक ही पैदा कर रहे थे। मेरे साथ कुछ तो गलत नहीं होने वाला। मैं इस परिवार को अभी ठीक से जानती तक भी नहीं थी। ननद से भी बस 2-4 मुलाकात ही हुई थी और मैं उसको अभी तक समझ नहीं पाई थी। दूसरी तरफ अनिकेत था, उसे तो मेरे पास बैठना चाहिए था। आज तो हमारी सुहागरात थी, मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें करता, जबकि वह तो मुझे छोड़कर ना जाने कहाँ जा चुका था। यह शादी रिश्ते करने वाली मेरी एक मौसी ने कराई थी। मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ ससुराल वालों का झंझट
झंझट ना हो। मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करूँगी जहाँ लड़का अकेला हो, ताकि मेरी बेटी राज करे। मेरी माँ ने खुद 20 साल तक जॉइंट फैमिली में गुजारे थे और वहाँ बहुत लड़ाइयाँ ही होती थी। मेरी दादी और मेरे ताई चाची ने मेरी माँ का जीना दूभर कर रखा था। हम जितने साल उस घर में रहे, हमें दिमागी आराम नहीं मिल सका था। कभी बुआ आ जाती तो कभी चाची या फिर ताई, जरा जरा सी बात पर घर में हंगामा मच जाता था। इससे बचने के लिए ही मेरी माँ ने मेरे पापा पर जोर डाला कि अलग घर पर रहो, लेकिन मेरे पापा अपनों से अलग नहीं होना चाहते थे। यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने खुद उस घर से निकलने का फैसला कर लिया। उस दिन मेरी बड़ी बहन के रिश्ते के कुछ लोग आए थे और यह बात चाची और ताई को गवारा नहीं थी। उन्होंने जानबूझकर घर में लड़ाई शुरू कर दिया। ऊंची आवाज़ में मेरी बहन पर झूठे इल्ज़ाम लगाने लगे। वह लोग अच्छे खाते पीते लोग थे और हमारी बहुत ख्वाहिश थी कि दीदी की शादी वहाँ पर हो जाए, मगर उन लोगों ने यह कहकर इनकार कर दिया कि उनको हमारे घर का माहौल पसंद नहीं आया। उस दिन मेरे पापा को एहसास हुआ कि अलग रहना ही ज़्यादा ठीक रहेगा। फिर हम लोग किराए के मकान में शिफ्ट हुए। कुछ समय बाद मेरी दीदी की शादी हुई, मगर वह भी मेरे भरे पूरे ख़ानदान में गई थी। बेचारी हर वक्त तो अपने ससुराल वालों के रोने रोती रहती हैं। इसलिए मेरी माँ ने फैसला किया कि मेरी शादी छोटे परिवार में करेंगी, जहाँ अकेला लड़का हो। हालांकि मेरे पापा ने कहा था, किसी अकेले लड़के पर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं। माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, तो लड़का उनकी नज़रों में होता है और उसके बिगड़ने के चांस कम होते हैं। लेकिन अकेला लड़का जल्दी बहक जाता है, गलत कामों में पड़ जाता है। ऐसे ही हम किसी अकेले अनजान लड़के को अपनी लड़की नहीं सौंप सकते। लेकिन मेरी माँ ने जो सोच लिया था वह सोच लिया था। बहुत मुश्किल से यह रिश्ता मिला था। लड़के की सिर्फ एक ही बहन थी और वह अच्छे खाते पीते लोग थे। माँ को यह रिश्ता बहुत पसंद आया, इसलिए रिश्ते वाली से कहकर जो भी हो मेरी बेटी का वहीं पर रिश्ता पक्का करो। नसीब में यही था, इसलिए यहीं शादी हो गई। मैं अपनी माँ से भी कहा था कि अनजान लोग हैं, इसलिए अच्छी तरह पता करो, मगर माँ ने कहा कि मैं सब पता करवा लिया है, लड़का बहुत ही अच्छा है। मैं सोचकर परेशान हो रही थी कि शादी की पहली रात मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चला गया। ऐसा तो तभी होता है जब दूसरी औरत से चक्कर हो। सारी रात मेरी परेशानी में गुजरी। मैं अपने पति का इंतज़ार करती रही, लेकिन वह नहीं आया। सुबह 6 बजे मैंने सोचा कि अपनी ननद से जाकर पूछती हूँ, उसे तो ज़रूर पता होगा कि उसका भाई कहाँ है। मैंने अपनी ननद के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दिया। वह देखकर मेरे चेहरे का रंग उड़ गया कि दरवाज़ा तो मेरे पति ने ही खोला था। मैं एकदम चौंक गई। वह अपने बहन के कमरे में क्या कर रहा था। मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए थे। मैं गुस्से में बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली आई। उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि वह अपनी बहन के कमरे में क्यों था। मुझे गलत नहीं सोचना चाहिए था। मैं गलत बातें दिमाग में दिल से नहीं लाना चाहती थी, लेकिन हालात मेरे दिमाग में शक पैदा कर रहे थे। अनिकेत मेरे पीछे पीछे चला आया और कहने लगा, मेरी बहन बीमार है, थोड़ी सी दिमागी मरीज है, उसे रात को दौरे पड़ते हैं और अक्सर वह खुद को नुकसान पहुंचा देती है, इसलिए मुझे रात को उसके पास रुकना पड़ता है ताकि वह खुद को नुकसान न पहुंचा दे। जब अनिकेत ने मुझे बताया तो मुझे शर्मिंदगी हुई कि कितना अच्छा, कितना ख्याल करने वाला इंसान है और मैं उस पर शक कर रही थी। कुछ देर बाद उसकी बहन भी उठ गई। सारा दिन मेरी ननद मेरे साथ रही थी। घर में खूब सारे मेहमान इकट्ठा थे, क्योंकि अभी शादी की कुछ और रस्में बाकी थी। मेरी मुंह दिखाई भी हो रही थी और मेरी ननद मेरे साथ ही रही और मेहमानों से हंस हंस कर बातें भी कर रही थी। उसे देखकर हरगिज़ भी नहीं लगता था कि वह दिमागी मरीज़ हो सकती है। रात को फिर अनिकेत बहन के पास सोने का कहकर कमरे से बाहर चला गया कि मुझे अपनी बहन के कमरे में सोना पड़ेगा। मैं सोचने लगी कि उसे अगर अपनी बहन का ही ख्याल रखना था तो फिर मुझसे शादी ही क्यों की। ऐसा भला कब तक चलेगा, कब तक रोज़ रात को अपनी बहन के कमरे में जाकर सोया करेगा। मैं 2 दिन की दुल्हन थी, मेरे कुछ अरमान थे, लेकिन अनिकेत को तो मेरे अरमानों की कोई फिक्र नहीं थी। तीसरी रात में भी अनिकेत अपनी बहन के कमरे में जाकर सो गया। आज तीसरा दिन था और मैं बुरी तरह तंग आ गई थी। चौथी रात में भी अपनी बहन के कमरे में चला गया तो मुझे उस समय बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, तो मैं बेड पर करवटें बदलती रही, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात के 12 बजे जाकर मैंने अपनी ननद के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन शायद वह दोनों गहरी नींद में सोए हुए थे। उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। यह सब क्या हो रहा था, वह दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। सुबह जब अनिकेत कमरे में आया तो मैं उस पर बरस पड़ी और पूछा कि कल रात तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला। तो मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा कि मैं गहरी नींद में था, इसलिए पता नहीं चल सका। मैंने अनिकेत से कहा कि तुम अपनी बहन के कमरे में सोते हो तो दरवाज़ा लॉक क्यों होता है, दरवाज़ा खुला रखा करो। मेरे सवाल पर वह एकदम घबरा गया था। कहने लगा, तुम्हें बताया तो था कि मेरी बहन दिमाग की मरीज़ है, उसे दौरे पड़ते हैं, इसलिए उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं कमरे को लॉक कर देता हूँ। लेकिन मैं किसी भी तरह अनिकेत का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। मैंने कहा, तुम्हें यही डर है ना, तो मैं तुम्हारी बहन के साथ सो जाया करूँगी, उसका ख्याल रखूँगी, तुम अपने कमरे में रहो। मेरे ऐसा कहने पर अनिकेत का मुँह खुला का खुला रह गया। उसे अब कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं था। तभी अचानक बोला, जब तक मेरी बहन ठीक नहीं हो जाती मैं किसी को भी उसके पास या उसको किसी के पास नहीं रहने दे सकता। मैं रोने लगी। अनिकेत ने मुझे चुप भी नहीं करवाया और चला गया।
थोड़ी देर बाद मेरी ननद कमरे में आई और मुझे चुप करवाने लगी। मैंने तो रात को भाई को बोला था कि भाभी दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं, दरवाज़ा खोल दें, मगर भाई ने ही मना कर दिया। मैंने पूछा, क्या तुम्हें रात को दौरे पड़ते हैं, इसलिए तुम्हारा भाई तुम्हारे पास सोता है? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर हैरानी के रंग दिखने लगे थे। वह मुझसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, रोती हुई अपने कमरे में चली गई। उसका रवैया मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया था। ऐसा क्या राज था? मेरा पति घर पर ही था, मेरे साथ रहने की जगह हर समय साए की तरह अपनी बहन के पीछे पीछे ही रहता था। यहाँ तक कि मेरी एक दोस्त ने मुझे और अनिकेत को एक पार्टी में बुलाया तो अनिकेत कहने लगा कि तुम अकेली चली जाओ। मैंने अनिकेत को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अनिकेत नहीं माना। मैंने महसूस किया था कि मेरी ननद मेरे पति से काफ़ी डरती है। सारा दिन सारी रात मेरा पति बस उसी के आगे पीछे घूमता रहता है। मुझे तो जैसे घर में लाकर भूल ही गया था। एक दिन मैंने कहा, चलो तुम्हारी बहन को किसी डॉक्टर के पास ले चलते हैं। अनिकेत कहने लगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसका इलाज चल रहा है। एक दिन दोनों बहन भाई कहीं गए हुए थे। मुझे एकदम अपने ननद के कमरे को तलाशी लेने का ख्याल आया और उसके कमरे में गई तो ना ही कोई गोलियां मिली और ना ही रिपोर्ट। मेरा पति मुझसे झूठ क्यों बोल रहा था? उसका इलाज करवा रहा था। मेरी ननद को दौरे पड़ते हैं। मुझे अनिकेत पर शक होने लगा था। मैं सोचने लगी, अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने उसके कमरे की चाबी छुपा ली और कमरे में आ गई। वह दोनों शाम को वापस आए। मेरे पति ने आते ही मुझे कहा, तुम्हारी परेशानी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। मेरी ननद के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह रोती रही है। रात को फिर अनिकेत अपनी बहन के कमरे में चला गया, लेकिन मैंने सोच लिया था मैं सारी सच्चाई जानकर रहूंगी। मैंने जल्दी से चाबी निकाला। रात को 2 बज रहा था। मैं जल्दी से कमरे का लॉक खोलकर अंदर चली गई। सामने का मंजर देखकर मेरे ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। मैंने देखा कि मेरे पति ने मेरी ननद को रस्सियों से बांध रखा है और उसका सर अपने कंधे पर लेकर सो रहा था। मेरी ननद जग रही थी। मुझे देखकर इशारा करके बाहर जाने को कहा। मैं उसे देखकर दंग रह गई थी। मैंने अनिकेत को जगाकर पूछना चाहती थी ये सब क्या है, मगर मेरी ननद मेरे सामने हाथ जोड़ दिए तो मैं बाहर आ गई। अपनी ननद की हालत देखकर मैं सदमे में आ गई थी। अब तो मुझे मेरी ननद दिमागी मरीज नहीं लग रही थी, बल्कि अनिकेत दिमागी मरीज लग रहा था। मैं अनिकेत से पूछना चाहती थी कि आखिर उसने अपनी बहन को बांध कर क्यों रखा है। इसी उलझन में पूरी रात गुजर गई। सुबह मैंने अपनी ननद से पूछा कि जो कुछ मैंने देखा वह सब क्या था, तो मेरी ननद मेरी बात सुनकर रोने लगी और कहने लगी, जब से मम्मी और पापा इस दुनिया से गए हैं मेरे भाई का रवैया मुझसे बदल गया है। वह सारी प्रॉपर्टी पर अपना हक समझते हैं। रोज़ मुझे कहते हैं कि अपने हिस्से की दौलत मेरे नाम कर दो। मैं मना करती हूँ तो मुझे मारते हैं और रात को भी रस्सियों से बांध देते हैं। मुझे हर पल तकलीफ़ देते हैं जिससे कि मैं डर जाऊँ और अपने हिस्से की प्रॉपर्टी उनके नाम कर दूँ। मगर मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा भाई गलत आदतों पर पड़ा है, वैसे ही दौलत उड़ा देगा। अपनी ननद के मुँह से ये सब बातें सुनकर मेरा सर चकरा गया। मेरी नसें फटने लगी। मेरा पति अनिकेत इतना गंदा आदमी है। अगर रात को मैं वह सब कुछ अपनी आंखों से ना देखती तो शायद मैं अपनी ननद की बातों पर विश्वास नहीं करती। मेरी ननद मुझसे लिपट कर रोने लगी, भाभी मुझे यहाँ से कहीं भेज दो, मेरी जान बचा लो, नहीं तो मेरा भाई मुझे जान से मार देगा। मैं सोच में पड़ गई कि मैं क्या करूं। थोड़ी देर बाद अनिकेत मेरे पास आए और कहने लगा, मैंने अपनी बहन का रिश्ता तय कर दिया है। अगले मंडे को मैं अपनी बहन को विदा कर दूंगा। मैं यह सुनकर घबरा गई। मेरी ननद तो कुछ और ही कह रही थी कि उसका भाई उसकी शादी किसी बूढ़े से करवा रहा था और बदले में उससे पैसे मांगे थे। अनिकेत कहने लगा, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी जिम्मेदारियों से फ्री होना चाहता हूँ। मम्मी पापा के बाद हम दोनों भाई बहन ही एक दूसरे का सहारा हैं। अनिकेत के मुँह से यह बातें सुनकर मुझे हैरत के झटके लग रहे थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कौन झूठा है कौन सच्चा। अनिकेत ने मुझे उस लड़के की फ़ोटो दिखाई। लड़का तो देखने में बहुत ही हैंडसम था और उम्र भी ज़्यादा नहीं, 24-25 साल की थी। मेरी ननद बार बार कह रही थी कि भाभी मुझे इस घर से कहीं भगा दो। मैंने अपनी ननद से कहा, अगर मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूँ तो तुम कहाँ जाओगी? कहने लगी, अपनी एक दोस्त के घर चली जाऊँगी, वह वकील है, वह मुझे बचा लेगी। मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं है। मैंने उसे अपना फ़ोन दिया कि वह अपने दोस्त से बात कर ले। उसने मेरे सामने ही अपने दोस्त से बात करी, लेकिन उससे ज़्यादा बात नहीं की थी, बस 2-3 बातें की। मेरी भाभी मुझे किसी तरह से घर से निकाल देंगी, फिर मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। उसने अपनी सहेली से कहा, तुम मेरी मदद ज़रूर करना। मैं अपनी नंद की मदद करने के लिए तैयार तो हो गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल घबरा रहा था। फिर तय हुआ कि मैं अनिकेत को नींद की गोलियां दूध में मिलाकर पिला दूंगी। अनिकेत के सोने के बाद किसी बहाने मुझे रात अपनी ननद को गाड़ी में छुपाकर उसकी दोस्त के घर पर छोड़ दूंगी। जैसे ही रात के 9 बजे मैंने अनिकेत के दूध में नींद की गोलियां मिला दी। दूध पीते ही आधे घंटे के अंदर अनिकेत सो चुका था। हमारे पास यही मौका था। मैंने अपनी ननद से कहा कि तुम जाकर कार की पिछली सीट पर छुप जाओ। कुछ ही देर में हम एक घर के सामने खड़े थे। मेरी ननद कहने लगी, भाभी आप घर चली जाएं वरना हम फंस जाएंगे। लेकिन मैं उसे सुरक्षा के साथ घर के अंदर तक छोड़कर आना चाहती थी और उसकी दोस्त से मिलकर उसको कहना चाहती थी कि मेरी ननद का ख्याल रखना। मेरा इरादा था कि यहाँ से सीधा अपने घर जाऊँगी और अपने माँ बाप को अपने पति की सारी सच्चाई बताऊँगी। जो अपनी बहन का नहीं था वह मेरा कैसे होता।
यही सोचकर मैं गाड़ी से नीचे उतरी थी, तभी गेट खोलकर एक लड़का बाहर आया। उस लड़के को देखकर मैं एकदम से चौंक गई थी। यह तो वही लड़का था जिसको मैंने अपनी शादी वाले दिन अपनी ननंद के साथ कार में देखा था। जब अनिकेत को मैंने अपनी ननंद पर इतनी सख्ती करते देखा था तो दिमाग से ये ख्याल निकल गया था कि उस दिन गाड़ी में मेरी ननंद हो सकती है। मैंने सोचा कि वह कोई और लड़की होगी। मेरी ननंद को इतनी आज़ादी कहाँ कि वह किसी लड़के के साथ अकेली गाड़ी में घूम सके। मेरी ननंद गाड़ी की दूसरी तरफ से निकलकर मुझे कहने लगी, भाभी यह मेरे दोस्त का भाई है, मैं अंदर जा रही हूँ, आप घर जाएं। लेकिन मुझे कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा था। मैंने एकदम फैसला किया और अपनी ननंद को गाड़ी में बैठाया। हम वापस जा रहे हैं, लेकिन मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा जब मेरी ननंद ने मेरा हाथ ज़ोर से झटका और भागकर उस लड़के के पास जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी, सॉरी भाभी, अब मैं वापस नहीं जा सकती, मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ, इसी की खातिर झूठ बोलकर आपको यहाँ लाई हूँ। अभी शायद मेरी ननंद कुछ और भी कहती, लेकिन उस लड़के ने मेरी ननंद को अपने पीछे किया और मेरी तरफ आते शैतानी हंसी हंसकर बोला, मगर मुझे तो तुम्हारी भाभी पसंद आ गई हैं। मैं उस लड़के की बातें सुनकर घबरा गई। मेरी ननंद भी एकदम चौंकी थी। वह लड़का शैतानी हंसी के साथ बोला, मैं तो तुम्हारे लिए तड़प रहा था कि कब तुम आओ और मेरी प्यास बुझाओ, मगर देखो अब तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी भाभी भी आ गई। इतनी देर में मैं गाड़ी से नीचे उतर आई थी। मैं अपनी ननंद का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बिठाने लगी थी कि तभी उस लड़के ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे घर के अंदर खींचने लगा। मेरी ननंद गुस्से में आकर उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और कहा, धोखेबाज, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हारी खातिर मैंने अपने इतने प्यार करने वाले भाई को धोखा दिया। जैसे मेरी ननंद ने उस लड़के को थप्पड़ मारा तो उस लड़के ने फ़ोन करके 2 और लड़कों को बुला लिया। मुझे उन लड़कों के इरादे खतरनाक लग रहे थे। वे मुझे और मेरी ननंद को खींचकर अंदर ले जा रहे थे कि इस वक्त पुलिस के सायरन बजने लगे। पुलिस के साथ साथ अपने पति को आते देखकर मैंने भगवान को धन्यवाद किया, जैसे मेरी जान में जान आ गई थी। पुलिस तुरंत लड़कों को पकड़ कर ले गई। मैं हैरान थी। मेरे पति अनिकेत को तो मैं नींद की गोलियाँ दे दी थी, फिर वे यहाँ कैसे आए? अनिकेत कहने लगे, मेरी बहन की मुलाकात इस लड़के से कुछ महीने पहले हुई थी और वह इसके प्यार के जाल में फंस गई। जब मुझे पता चला, मैंने इस लड़के के बारे में सारी जानकारी लेनी शुरू कर दिया। अगर ये लड़का ठीक होता तो मैं अपनी बहन की शादी खुशी खुशी इस लड़के के साथ कर देता, लेकिन मुझे पता चला कि यह लड़का धोखेबाज और कैरेक्टर का गिरा हुआ आदमी है। मैंने अपनी बहन को उस लड़के के बारे में सारी सच्चाई बताया, लेकिन मेरी बहन ने मेरा विश्वास नहीं किया, उल्टा उसकी बातों में आकर मुझ पर ही शक करने लगी। घर से भागने की प्लानिंग करने लगी। तब तक मेरी शादी का दिन आ गया, इसीलिए मैंने उस पर शक्ति की और उसके कमरे में उसे बांधकर सोने लगा। उसने तुम्हें जो कुछ भी बताया वह सब झूठ था। कल जब तुम दोनों प्लान बना रहे थे तो मैंने सुन लिया था। फैसला किया कि तुम लोगों को जो करना है तुम कर लो, ताकि तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए, क्योंकि इंसान को जब तक ठोकर ना लगे वह बाज नहीं आता। वह गोलियों वाला दूध मैंने फेंक दिया था। मुझे यकीन था यहाँ कुछ ऐसा ज़रूर होगा, इसलिए मैं पुलिस के साथ तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। मेरी ननंद को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने अपने भाई से माफ़ी मांगी। मेरा पति एक अच्छा भाई होने के साथ साथ एक अच्छा पति भी है। ऐसे अच्छे इंसान किस्मत वालों को ही मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप लोगों की स्टोरी पसंद आई होगी, तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।